नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी ले ली है। पिछले 3 पार्ट में हमने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर भी लिया है। केदार खंड और मानस खंड के बारे में भी जानकारी ले ली है। तो इस पार्ट में हम आद्य ऐतिहासिक काल के लेखों के बारे में चर्चा करेंगे, तब चाहे वो शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो, गुहा लेख हो, मूर्ति पीठिका लेख हो, किसी भी प्रकार का लेख हो, उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल का जो पहला शिलालेख आपके सामने है, ये है आपका कालसी शिलालेख। यह शिलालेख 257 ईसा पूर्व का है और राजा अशोक से संबंधित है। अब इसकी खोज सर फॉरेस्टर के द्वारा 1860 ईस्वी में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। इसके बाद इसकी भाषा क्या है दोस्तों, तो इसकी भाषा है पाली और जो बोली है वो क्या है, वो है मुंडा। तो दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को बार बार कि इसकी भाषा पाली है या प्राकृत है। अब थोड़ा आपको समझना होगा कि सम्राट अशोक कौन से धर्म से संबंधित थे। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और मैंने आपको कल भी बताया था कि भगवान बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में है, तो वो पाली भाषा में है। और बोली यहाँ पर क्या है, मुंडा है। वैसे मैक्सिमम शिलालेख जो अशोक के प्राप्त हुए हैं उसकी बोली आपको ब्राह्मी दिखेगी और कहीं कहीं पर क्या मिलेगी, खरोष्टी भी मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बोलियाँ विभाजित होती रहेंगी जगह के हिसाब से। लेकिन उत्तराखंड में कौन सी बोली है, तो ये मुंडा बोली है। इसके अलावा दोस्तों, यह जो शिलालेख है वो यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। तो जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि कालसी कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो यमुना और टोंस नदी के संगम पर। तो अगर आपसे अभिलेख भी पूछा जाता है तो अभिलेख भी कौन सी नदी के संगम पर हो जाएगा, यमुना और टोंस नदी के संगम पर हो जाएगा। इसके अलावा इस अभिलेख में अशोक के द्वारा क्या घोषणाएं की गई, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो राज्य के प्रत्येक मनुष्य व पशु की चिकित्सा व्यवस्था की घोषणा, ये पहली घोषणा थी इसकी। और दूसरी घोषणा है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने के लिए जोर दिया गया। तो ये 2 घोषणाएं अशोक के शिलालेख में हमें मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अदर फैक्ट भी जान लेते हैं कि इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है, तो पुलिंद कहा गया है। तो दोस्तों, पुलिंद का ही तात्पर्य कुणिंद से है। अभी हम ऐतिहासिक राजवंश पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कुणिंद, तो कुणिंदों के बारे में भी हम वहां पर जानकारी लेंगे। तो पुलिंद का तात्पर्य है किससे है, कुणिंद से है। और पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि पुलिंद राजा सुबाहु था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, सुबाहुपुर थी, जिसे श्री क्षेत्र और आज के समय में श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। और महाभारत में पुलिंद राजा सुबाहु ने किसकी तरफ से युद्ध लड़ा था, तो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो काफ़ी सारे फैक्ट आगे भी इसके बारे में आपको जानने को मिलेंगे। इसके अलावा अदर फैक्ट है कि इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए वाला क्वेश्चन कि कालसी शिलालेख में यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है, पुलिंद कहा गया, और इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, अपरांत कहा गया है। और कुछ नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि कालसी का प्राचीन नाम क्या है, सुधनगर और कलकूट है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो ऐतिहासिक काल में कुणिंद राजवंश की राजधानी था, अभी हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो कुणिंद राजवंश की राजधानी कहाँ थी, सुधनगर या फिर कलकूट या फिर कालसी। और कुणिंद का ही तात्पर्य किससे है, पुलिंद से है, जिसके बारे में अशोक भी जानकारी दे रहा है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट शिलालेख की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट अभिलेख जो हमको प्राप्त हुआ है वो है राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि जौनसर भाबर में स्थित लाखा मंडल से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है और इससे गुप्तोत्तर काल के यदुवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो यमुना उपत्यका में शासन करते थे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यदुवंश के बारे में हम जानकारी अभी आगे लेंगे ऐतिहासिक काल में। और इस लेख में हमें यदुवंश के 12 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती। तो ये संख्या इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख में कितने राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों, थोड़ी बहुत जानकारी मैं राजकुमारी ईश्वरा के बारे में बता देता हूँ। तो यदुवंश के ही भास्कर वर्मन की ये पुत्री थी और चंद्रगुप्त से इनका विवाह हुआ था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट अभिलेख की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट अभिलेख है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो त्रिशूल लेख हैं, तो दोस्तों बार बार एग्जाम में ये गोपेश्वर और बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं सदी के नागपति नाग का त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है और 12वीं सदी के अशोक चल का त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अशोक चल नेपाल का था और 12वीं सदी में जिस समय यहाँ पर चंद शासकों का शासनकाल हुआ करता था, उस समय यहाँ कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो अशोक चल के आक्रमण और अशोक चल का त्रिशूल लेख, थोड़ा आपको ये याद रखना है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अशोक चल का त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गोपेश्वर से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेखों के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें जो पहला लेख है कि देवप्रयाग और कल्पनाथ की गुफाओं के अंदर दीवारों में भी कुछ लेख प्राप्त हुए हैं जो पंवार राजवंश से संबंधित हैं।
तो दोस्तों पंवार राजवंश को हमने बहुत डिटेल में अभी आगे पढ़ना ही है ऐतिहासिक काल में। इसके बाद जो दूसरा लेख प्राप्त हुआ है ये देवलगढ़ और कोलसारी में मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों देवलगढ़ में जो मैक्सिमम लेख प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं अजयपाल के, और अजयपाल के साथ साथ गोरखनाथ पंथ से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के भी यहाँ से लेख प्राप्त हुए हैं और इनका प्रमाण हमें यहाँ से देखने को मिलता है। और इसके बाद तीसरी सदी की मुद्रा लेख मोरध्वज से प्राप्त हुई है। मोरध्वज आपका पड़ता है कोटद्वार में, मोरध्वज का किला आपने कई बार सुना भी होगा। तो तीसरी सदी के मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोरध्वज से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लेख और मुद्राएं जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, जैसे कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती और सुमाड़ी में मिली हैं, और अल्मोड़ा के सिक्के कुनिंद शासकों से संबंधित है जिनमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त आदि के नाम हमें मिलते रहते हैं। इसके बाद बाड़वाला यज्ञ वेदिका भी है जिसका निर्माण सीलवर्मन ने करवाया था और वहीं पर इसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। तो दोस्तों बहुत सारे लेख हैं जो अभी यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक काल में हमने फिर से पढ़ने ही है। तो अभी हम केवल उन लेखों पर फोकस करते हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल की लेख शब्दावली को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसमें जो पल्लिका का अर्थ था वो ग्राम था, महतम का अर्थ था ग्राम प्रधान, तालुका का अर्थ था तहसील, कुलचारिक का अर्थ था तहसीलदार, बलाध्यक्ष का अर्थ था सेनानायक, कोटपाल का अर्थ था गढ़ रक्षक, प्रतिहार का अर्थ था द्वार रक्षक, भृत्य का अर्थ था सेवक। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सारी लेख शब्दावली हमको याद कैसे होंगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक भी नहीं कहेंगे इसको, एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। आपको खाली स्टेटमेंट ध्यान रखना है और आद्य ऐतिहासिक काल की लेख शब्दावली को याद इजीली कर सकते हैं हम इसमें। तो स्टेटमेंट क्या है? तो पाली गांव के महंत प्रधान के पास एक बलवान सेनानायक है जो किसी भी तल के तहसील से 4 तहसीलदारों को पालगढ़ और हरिद्वार में दैत्य का सेवक बना सकता है। तो खाली आपको ये स्टेटमेंट याद करना है दोस्तों, बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसानी से आपको सारी लेख शब्दावली याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। पाली गांव यानी कि पाली का अर्थ क्या था? पालिका, और पालिका का अर्थ क्या था? गांव। तो पल्लिका गांव, आसान है ना। इसके बाद दूसरा हम पकड़ते हैं महंत प्रधान। तो महतम का अर्थ क्या था? प्रधान था। महतम प्रधान, तो महतम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है महंत, तो महंत प्रधान। इसके बाद है बलवान सेनानायक। तो तीसरा था आपका बलाध्यक्ष, और बलाध्यक्ष का अर्थ क्या था? सेनानायक। तो बलवान सेनानायक यानी कि बलाध्यक्ष सेनानायक। इसके बाद किसी भी तल और तहसील, तो तालुका, तालुका का अर्थ क्या था दोस्तों? तो ये था तहसील। तो आसान है, तल तहसील, तल तहसील, तालुका तहसील, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 4 तहसीलदार, 4 तहसीलदार, आसान है। तो कुलचारिक तहसीलदार, कुलचारिक का अर्थ क्या था? तहसीलदार, तो 4 तहसीलदार, आसान है। इसके बाद है पालगढ़। तो दोस्तों कोटपाल गढ़ रक्षक, कोटपाल गढ़ रक्षक, तो आपको इजीली याद भी हो रहा होगा, पाल कोटपाल और गढ़ से गढ़ रक्षक। इसके बाद है हरिद्वार। तो हरिद्वार का मतलब क्या है दोस्तों? तो हरिद्वार प्रतिहार द्वार रक्षक। हरि को मैंने यहां पर बना दिया प्रतिहार, प्रतिहार और द्वार से क्या हो गया? द्वार रक्षक। हरिद्वार प्रतिहार द्वार रक्षक। इसके बाद दैत्य। तो दैत्य से यहां पर थोड़ा हम समझ सकते हैं, दैत्य को यहां पर लिखा गया है भृत्य। तो भृत्य का अर्थ क्या था? सेवक। तो दोस्तों दैत्य, भृत्य, दैत्य, भृत्य, दैत्य। तो दोस्तों दैत्य का अर्थ सेवक नहीं है, भृत्य का अर्थ सेवक है। तो दैत्य से भृत्य आपको याद रखना है, भृत्य सेवक। तो इस तरीके से आप इस आसान ट्रिक के माध्यम से इन सभी लेख शब्दावली को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस आद्य ऐतिहासिक काल के मॉक टेस्ट को लगाएंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो यार तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक मैक्सिमम अमाउंट में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।